हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योग्राफी ऑन टिप्स। तो दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे प्रोडक्शन और लास्ट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। नाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका फर्स्ट पॉइंट है इंडिया हैड वर्ल्ड मोनोपोली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फॉर अबाउट 3000 ईयर्स फ्रॉम अबाउट BC 1500 टू AD 1500। सो फ्रेंड्स, पिछले 3000 सालों से कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का मुकाबला कोई नहीं कर पाया है और इंडिया ने इसमें मोनोपोली हासिल कर लिया है क्योंकि इसके बराबर प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं किया जाता। तो दोस्तों, इसका दूसरा पॉइंट है इन द मिडिल एजेस इंडियन कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वर इन ग्रेट डिमांड इन द ईस्टर्न एंड यूरोपियन मार्केट्स। तो दोस्तों, अगर मिडिल एजेस की बात की जाए तो इंडिया के जो कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा डिमांड में थे ईस्टर्न और यूरोपियन मार्केट्स में। तो दोस्तों, अब इसका तीसरा पॉइंट है द मसलिन ऑफ ढाका, चिंजेस ऑफ मसूलीपट्टनम, कालीकोस ऑफ कालीकट, बफ्ताज ऑफ कैम्बे एंड गोल्ड वॉट कॉटन पीस गुड्स ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा एक्वायर्ड अ वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी बाय वर्च्यू ऑफ देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। सो फ्रेंड्स, ये जो सारे नाम हैं मसलिन, चिंट्स और कैम्बे और ये कॉटन पीस ऑफ गुड्स, तो दोस्तों ये सारे नाम जो हैं ये फैब्रिक के नाम हैं और उनकी जगहों के नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो सारे फैब्रिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं पूरे वर्ल्ड में और अपने क्वालिटी और डिज़ाइन की वजह से ही ये सारे फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। नाउ इसका फोर्थ पॉइंट है द इंडस्ट्री कुड नॉट सर्वाइव इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मॉडर्न मिल इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन विच प्रोवाइड चीप एंड बेटर गुड्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन दैट कंट्री। सो फ्रेंड्स, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बढ़ गया और वहाँ की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा कम पैसों में और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कॉटन प्रोवाइड करती थी लोगों को, जिसकी वजह से दोस्तों इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर काफ़ी गहरा असर पड़ा था और यहाँ की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सर्वाइव करना पड़ा था ब्रिटेन की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से। तो दोस्तों, इसका फिफ्थ पॉइंट है द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज सेट अप इन 1818 एट फोर्ट ग्लेस्टर नियर कोलकाता। सो फ्रेंड्स, इंडिया में जो पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप हुआ था वो 1818 में हुआ था। फोर्ट ग्लेस्टर जो है एक जगह का नाम है कलकत्ता में, वहीं पर जो है इस मिल को सेट किया गया था, इस मिल को वहाँ बनाया गया था। हाँ, इसका सिक्स्थ पॉइंट है बट दिस मिल कुड नॉट सर्वाइव एंड हैड टू बी क्लोज डाउन। पर दोस्तों, ये वाली जो मिल थी ये ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाई और इसको फिर बंद करना पड़ा। नाउ इसके सेवन्थ पॉइंट पर आते हैं द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854 बाय अ लोकल पारसी एंटरप्रेनर C.N. देवार। सो फ्रेंड्स, पहली जो सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल थी वो मुंबई में बनाई गई थी 1854 में। सो फ्रेंड्स, इसको जो इस्टेब्लिश किया था वो एक लोकल पारसी एंटरप्रेनर थे C.N. देवार, इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था मुंबई में। नाउ इसका 8 पॉइंट है शाहपुर मिल इन 1861 एंड कालीको मिल इन 1863 एट अहमदाबाद वर अदर लैंडमार्क्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो दोस्तों, अदर इंडस्ट्रीज़, दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो शुरू हुई थी वो 1861 में कालीको में स्टार्ट हुई थी, फिर 1863 में अहमदाबाद में दोस्तों, जिनकी वजह से इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया था कॉटन का। ठीक है, तो दोस्तों अब इसका 9 पॉइंट है द रियल एक्सपेंशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू प्लेस इन 1870s. By 1875-76 the number of mills rose to 47, of which over 60% were located in Mumbai city alone. सो फ्रेंड्स, 1870s का जो टाइम था जब से जो है इसका एक्सपेंशन शुरू हो गया था, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हर जगह बननी स्टार्ट हो गई थी। और दोस्तों, अगर 1875 टू 76 की बात करें तो मिल्स जो हैं वो 47 नंबर तक पहुंच गई थी, जिसमें से 60% मिल्स जो थी वो अकेली मुंबई सिटी में लोकेटेड थी। मतलब फ्रेंड्स, मुंबई जो सिटी थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड हैं आज भी। नाउ दोस्तों, इसका 10th पॉइंट है द इंडस्ट्री कंटिन्यू टू प्रोग्रेस टिल द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914। तो दोस्तों, इनका डेवलपमेंट, इनका प्रोग्रेशन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन दोस्तों जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया
तो इनका जो प्रोग्रेस था वो थोड़ा रुक गया था, ठीक है। उसके बाद इसका 11th पॉइंट है, द टोटल नंबर ऑफ मिल्स रीच 271 प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 2.6 लाख पर्सनस। सो फ्रेंड्स, अगर टोटल इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, मिल्स की बात की जाए, तो 271 थी जो कि 2.6 लाख पर्सनस को जो है एम्प्लॉयमेंट, उनको नौकरी प्रोवाइड करती थी। नाउ इसका 12th पॉइंट है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द स्वदेशी मूवमेंट एंड द ग्रांट ऑफ फिजिकल प्रोटेक्शन फेवर द ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री एट अ रैपिड पेस। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं जिन्होंने ये जो है बहुत ज़्यादा इसके प्रोग्रेस को बढ़ा दिया था, इसका डेवलपमेंट को बढ़ा दिया था इंडस्ट्रीज़ के। क्योंकि दोस्तों जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर कपड़े की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। नाउ इसका 13 पॉइंट है, डिमांड फॉर क्लोथ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड टू फर्दर प्रोग्रेस ऑफ द इंडस्ट्री। तो दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन था कि कपड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये जो सारी इंडस्ट्रीज़, मिल्स हैं, इनका प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नाउ इसका 14 पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूएंटली द नंबर ऑफ मिल्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 334 इन 1926 टू 389 इन 1939 एंड 417 इन 1945। तो दोस्तों आप लोग इसमें देख सकते हो कि पहले जो है 334 थी जो मिल्स थी 1926 की, अगर बात की जाए 1926 टू 389 इन 1939। तो दोस्तों इसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि 1926 में जो नंबर था वो 334 था मिल्स का, फिर उसके बाद 1939 में ये बढ़कर 389 हो गया, और फिर 1945 की अगर बात करें तो 417 मिल्स जो है वो बन चुकी थी इंडिया में, ठीक है। इसके बाद इसका 15 पॉइंट है, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 4012 मिलियन यार्ड्स इन 1939 टू 40 टू 4726 मिलियन यार्ड्स इन 1945 टू 46। सो फ्रेंड्स, इसके प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि 1939 टू 40 के ईयर की अगर बात करें तो इसका जो प्रोडक्शन था वो 4012 मिलियन यार्ड्स था, और उसके बाद 1945 टू 46 में ये बढ़कर 4726 मिलियन यार्ड्स हो गया। नाउ फ्रेंड्स, इसका 16 पॉइंट है, द इंडस्ट्री सफर्ड अ सीरियस सेटबैक इन 1947 व्हेन मोस्ट ऑफ द लॉन्ग स्टेपल कॉटन ग्रोइंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। सो फ्रेंड्स, जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो ज़्यादातर जो लॉन्ग स्टेपल ग्रोइंग एरिया था कॉटन का वो पाकिस्तान में चला गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। नाउ फ्रेंड्स, इसका 17 पॉइंट है, हाउएवर मोस्ट ऑफ द कॉटन मिल्स रिमेन्ड इन इंडिया। लेकिन दोस्तों जो कॉटन मिल्स थी ना वो ज़्यादातर इंडिया में ही रह गई थी। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस इंडिया फेस्ड अ सीवियर क्राइसिस ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ कॉटन। लेकिन दोस्तों जो रॉ कॉटन थी वो जो ग्रोइंग एरिया था वो पाकिस्तान की तरफ चला गया था, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर मिल्स तो मौजूद थी लेकिन रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन वहाँ पर मौजूद नहीं था। नाउ फ्रेंड्स, इसका 18 पॉइंट है, द कंट्री हैड देयरफॉर टू रिजॉर्ट टू लार्ज स्केल इम्पोर्ट्स ऑफ लॉन्ग स्टेबल कॉटन विच वाज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क इन व्यू ऑफ द लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो फ्रेंड्स, अब इंडिया को ये करना था कि दूसरी कंट्रीज से कॉटन को इम्पोर्ट करना था अपनी कंट्री में, वो कॉटन जो कि लंबे समय तक चल सके। और दोस्तों ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता था गुड्स का। नाउ इसका 19 पॉइंट है, द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम वॉज टू इंक्रीज हेक्टर एज एंड प्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग स्टेबल कॉटन विद इन द कंट्री। सो फ्रेंड्स, अब कंट्री के बाद एक ही सॉल्यूशन था बस कि अपनी हेक्टर एज को बढ़ाएं और अपनी ही कंट्री में ज़्यादातर प्रोडक्शन करें लॉन्ग स्टेबल कॉटन का, मतलब वो कॉटन जो कि ज़्यादा समय तक चल सके, और अपने लैंड एरिया को इस काबिल बनाएं कि वहाँ का हेक्टर एज बढ़ सके और ज़्यादा लंबे समय तक जो है कॉटन ग्रो कर सके वहाँ के ज़मीन में। नाउ फ्रेंड्स, इसका लास्ट पॉइंट है, द गोल वॉज अचीव टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन द पोस्ट पार्टीशन एरा। सो फ्रेंड्स, फाइनली कंट्री ने इस गोल को अचीव कर लिया, लेकिन बहुत लंबे समय बाद। और दोस्तों इस गोल को इन लोगों ने पोस्ट पार्टीशन एरा में अचीव कर लिया था। नाउ फ्रेंड्स, यही सब था इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं हर वीडियो में नोट्स प्रोवाइड करती हूँ पर्टिकुलर टॉपिक्स पर।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी अपलोडेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। बाय।